दो देश और उनके दो बिल्कुल अलग रास्ते। आज हम बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी के जरिए पावर शेयरिंग यानी सत्ता के बंटवारे को समझेंगे। ये एक ऐसी दिलचस्प कहानी है जो दिखाती है कि कैसे एक जैसी मुश्किलों के जवाब में अपनाए गए अलग अलग रास्ते किसी भी देश का भविष्य पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जातीय बनावट की गहरी खाई एक देश को तो शांति की तरफ ले जाए और दूसरे को सीधे सीधे युद्ध की आग में धकेल दे। इसी सवाल का जवाब बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियों में छुपा है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हम इन दो देशों की कहानियों से शुरुआत करेंगे, फिर बेल्जियम के सबको साथ लेकर चलने वाले मॉडल को समझेंगे, उसके बाद श्रीलंका के बहुसंख्यकवादी रास्ते और उसके अंजाम को देखेंगे, और आखिर में इन दोनों से मिले सबसे जरूरी सबक पर बात करेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक कॉमन प्रॉब्लम से। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही देश जातीय विविधता मतलब एथनिक डाइवर्सिटी की एक जैसी मुश्किल से जूझ रहे थे, लेकिन दोनों ने इसे संभालने के लिए जो रास्ते चुने वो जमीन आसमान के फर्क जैसे थे। सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम की। उन्होंने जो रास्ता अपनाया उसे हम अकोमोडेशन मॉडल कह सकते हैं, मतलब सबको साथ लेकर चलने का मॉडल, जो आखिरकार उन्हें एकता की ओर ले गया। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, लेकिन यहां की जो जातीय बनावट है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इस नक्शे को जरा देखिए। देश साफ तौर पर डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले इलाकों में बटा हुआ है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो देश की कुल आबादी में करीब 59% लोग डच बोलते हैं जो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं जो वलोनिया इलाके में रहते हैं, और सिर्फ 1% लोग जर्मन बोलते हैं। लेकिन कहानी राजधानी ब्रुसेल्स में और भी दिलचस्प हो जाती है। वहां 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और सिर्फ 20% डच। तो फिर असल में तनाव की वजह क्या थी? बात यह थी कि 1950 और 60 के दशक में जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, जो कि माइनॉरिटी में थे, वो डच बोलने वाली मेजॉरिटी से कहीं ज्यादा अमीर और ताकतवर थे, और यही असंतुलन, यही गैर बराबरी तनाव की असली जड़ बन गई। डच लोगों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि बेल्जियम ने इस मुश्किल को सुलझाया कैसे। उन्होंने अपने संविधान में कुछ बहुत ही होशियारी भरे बदलाव किए। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी। दूसरा, राज्य सरकारों को आजादी दी, वो अब केंद्र के मातहत नहीं थी। तीसरा, राजधानी ब्रुसेल्स के लिए एक अलग सरकार बनाई गई जिसमें दोनों कम्युनिटी को बराबर की हिस्सेदारी मिली। और चौथा, जो कि एक बहुत ही अनोखा सॉल्यूशन था, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई जिसे हर भाषा के लोग चुनते थे, और ये सरकार उनकी संस्कृति और शिक्षा से जुड़े मामलों को देखती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। बेल्जियम के नेताओं ने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में 4 बार बदलाव किए, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि देश में हर कोई मिलकर रह सके। ये एकता के लिए एक लगातार की गई कोशिश थी। चलिए अब बेल्जियम से चलते हैं श्रीलंका और देखते हैं कि यही कहानी कैसे एक बिल्कुल अलग बंटवारे वाला मोड़ लेती है। श्रीलंका ने जो रास्ता चुना वो था बहुसंख्यकवाद का। श्रीलंका भारत के दक्षिणी तट से कुछ ही दूर एक द्वीपीय देश है। यहां भी अलग अलग जातीय समूह रहते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं सिंहली और तमिल भाषा बोलने वाले लोग। यहां के तमिलों में भी 2 समूह हैं, एक श्रीलंकाई तमिल और दूसरे भारतीय तमिल। यहां की आबादी को अगर देखें तो 74% लोग सिंहली भाषा बोलते हैं, जबकि सिर्फ 18% लोग तमिल बोलते हैं। तो ये साफ है कि सिंहली समुदाय एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी में था, और इसी भारी बहुमत ने एक खास सोच को जन्म दिया जिसे हम कहते हैं बहुसंख्यकवाद या मेजॉरिटेरियनिज्म। ये वो सोच है जो मानती है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो देश पर अपनी मर्जी से शासन कर सकती है, भले इसके लिए माइनॉरिटी की इच्छाओं और जरूरतों को नजरअंदाजी क्यों न करना पड़े। तो श्रीलंका में इस सोच को लागू कैसे किया गया? 1956 में एक कानून पास हुआ जिसने सिंहली को देश की एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। सरकारी नौकरियों और यूनिवर्सिटी में सिंहली लोगों को प्राथमिकता दी जाने लगी। नए संविधान ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और उसे बढ़ावा दिया। नतीजा ये हुआ कि तमिल लोगों को महसूस होने लगा कि उन्हें अलग थलग किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उन्हें बराबर के हक नहीं दिए जा रहे। सरकार की इन नीतियों का नतीजा निकला संघर्ष और उसके बहुत भयानक परिणाम। अब कहानी शुरू होती है श्रीलंकाई तमिलों के संघर्ष की। तो तमिल समुदाय ने क्या किया?
शुरुआत में उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई और अपने इलाकों के लिए आज़ादी और अपनी भाषा को ऑफिशियल दर्जा देने की मांग की, लेकिन उनकी मांगों को बार बार ठुकरा दिया गया। 1980 का दशक आते आते कई संगठन एक अलग तमिल देश यानी तमिल ईलम की मांग करने लगे और बहुत जल्द ये टकराव एक भयानक गृह युद्ध में तब्दील हो गया। अब ये गृह युद्ध या सिविल वॉर होता क्या है? इसका मतलब है देश के अंदर ही दो विरोधी गुटों के बीच एक ऐसी हिंसक लड़ाई जो इतनी बढ़ जाए कि वो एक जंग जैसी लगने लगे। श्रीलंका में ठीक यही हुआ। एक ऐसा दर्दनाक दौर जिसमें हजारों जानें गईं और अनगिनत परिवार तबाह हो गए। तो इन दो देशों की कहानियों को जानने के बाद हमें सीखने को क्या मिलता है? रास्ते दो थे, लेकिन सबक एक ही है और बहुत जरूरी है। ये स्लाइड उस सबक को बिल्कुल साफ तौर पर हमारे सामने रखती है। बेल्जियम का रास्ता था इज्जत और एकता का। उन्होंने ये समझा कि देश की एकता तभी बची रह सकती है जब आप अलग अलग समुदायों की भावनाओं और उनके हितों का सम्मान करें। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका का रास्ता था दबदबे और बंटवारे का, जो ये दिखाता है कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी ताकत थोपती है और पावर शेयर करने से मना करती है तो वो असल में देश की एकता को ही कमजोर करती है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, जब कोई देश अंदर से बटा हुआ हो तो एकता सबको साथ लेकर चलने से हासिल होती है या अपना दबदबा दिखाकर? बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियां इस सवाल का एक बहुत ही साफ और मजबूत जवाब देती हैं।